अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 10th का चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 59 प्लस 60 पढ़ना है। तो उसमें हमारा का टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है ये बेसिकली दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, आइसोस और टोप्स। तो इसका मतलब होता है सेम प्लेस, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आइसोटोप्स के लिए एक ही जगह होती है। कार्बन के फर्स्ट के आइसोटोप्स हैं 3, तो उनके लिए हमारे पास एक ही जगह पीरियोडिक टेबल में होगी, इसलिए उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं आइसोटोप्स होते क्या हैं। Isotopes are the atoms of an element which have same number of proton but different number of neutron. जिनके प्रोटॉन एक जैसे हों, जिनके प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो ऐसे जो एटम्स हैं उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनको भी हम आइसोटोप्स कह सकते हैं। तो आइए हम इसको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हम देखते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनके नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें मौजूद नहीं होता। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमेशा नीचे जो है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है एलिमेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि सब में प्रोटॉन्स की तादाद 1 है। बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो सब में क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो सबका एटॉमिक नंबर जो हमारे पास वो 1 है। अब जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कहते हैं। तो इसमें क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है नहीं, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 1 है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है। इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 3 है। सबके जो है एटॉमिक नंबर एक जैसे हैं, एटॉमिक मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। या सब में एक ही प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी 1896 में साइंटिस्ट था हेनरी बेकर, उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी, मतलब हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई थी उसे। उसने पहले तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इसके बारे में। तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, हादसा क्या था जिसकी वजह से जो है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी जो है उसे डिस्कवर हुई, वो ये था कि उसने एक शाम जो है यूरेनियम सॉल्ट, जो एक रॉक थी यूरेनियम सॉल्ट की, उसने अपनी जो है वो कबर्ड में रखी। उसके अंदर फोटोग्राफिक प्लेट भी पड़ी हुई थी। सुबह उठकर उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो डार्क हो गई, धब्बे पड़ गए उसके ऊपर। तो उसने बाद के एक्सपेरिमेंट से देखा कि ये जो यूरेनियम सॉल्ट था उससे रेडिएशन निकली है। उसने फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स उसने किए उसमें ये प्रूव हुआ कि रेडिएशन हैज एबिलिटी टू आयोनाइज द गैस, कि ये जो रेडिएशन है ये गैस को भी क्या कर सकती है, आयोनाइज कर सकती है, यानी कि उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसके बाद हमारे पास एक फीमेल साइंटिस्ट थी मैरी क्यूरी, और उसका जो हस्बैंड है पैरी क्यूरी। उन्होंने इस पर बहुत सारे तजर्बात किए। उन्होंने 2 जो है नए जो है हमारे पास एलिमेंट दरियाफ्त किए, पोलोनियम और रेडियम। ये बहुत मेजर डिस्कवरी थी पोलोनियम और रेडियम की हवाले से। उसके बाद मैरी क्यूरी ने ही डेफिनेशन की नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की। वो डेफिनेशन क्या थी, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन विद सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी विद मैरी क्यूरी। हकीकत में जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं, उनमें से जिनके 82 से अबव हैं एटॉमिक नंबर्स, वो हमारे पास कुदरती तौर पर जो है रेडिएशन खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। बाद में इस बारे में बैकरल ने एक्सपेरिमेंट्स किए। बैकरल ने रेडियोएक्टिविटी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके रिजल्ट में उसको ये पता चला कि ये जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है, जब उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, जब वो टूटते हैं तो उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, रेडिएशन खारिज करते हैं। तो कितनी तरह की रेडिएशन खारिज होती है, यहाँ पर हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सोर्स है जिसको हमने लेड ग्रुप में रखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं वहां से हमारे पास 3 तरह की रेडिएशन खारिज हुई है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज क्या होते हैं। हमारा लेक्चर खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में